हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का न्यू चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किया था, इट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कैसे वेरिएशंस कॉज होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस के लिए, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि आपका कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है, साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। हम लोग जानते हैं वो मॉलिक्यूल डीएनए है, बट उसकी रिसर्च कैसी हुई, कैसे सक्सेस मिली, कि आप कैसे पता लगा कि डीएनए ही आपका मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? वो मटेरियल, वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस जो आपका इंफॉर्मेशन को रखता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो हियर द मटेरियल विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि यही आपका जो मॉलिक्यूल है या यही मटेरियल है जो सारी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। It provides information for the formation of all characters of the body of an individual. Suppose अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? इसी इसी जेनेटिक मटेरियल के पास होगी। या फिर जो हेयर में प्रोटीन है, केराटिन है, मसल्स में प्रोटीन है, मायोग्लोबिन है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपकी इसी मॉलिक्यूल के पास होगी और यही मॉलिक्यूल आगे फर्दर जनरेशन में जाएगा और फिर वो जब वो डिकोड होगा तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन फॉर्म होगा, बनेगा। So here it provides information for the formation of all the characters of the body of an individual and also carries this information to the subsequent generation. मतलब हमें तो वो इंफॉर्मेशन कैरी करे ही है और वो इंफॉर्मेशन को आगे आने वाली जनरेशन तक पास ऑन भी करता है यही मॉलिक्यूल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, अब जेनेटिक मटेरियल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जेनेटिक मटेरियल ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि स्टेबल होना चाहिए, जो सेल्फ रेप्लिकेट मतलब सेल्फ की कॉपी बना सके। अगर मेरे में वो है मटेरियल और जो नई जनरेशन आ रही है तो भाई वो जब उसकी दो, ऐसा तो नहीं मेरे से खाली हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और आगे जनरेशन में पास हो जाएगी, नहीं, मेरे में तो रहेगी, उसकी कॉपी बनेगी और वो कॉपी आगे फर्दर पास ऑन होगी। तो उसको हम लोग, इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है, फीचर्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं कुछ। Genetic material is present in every living cell, at least at some stages of cell cycle. Genetic material आपका हर एक living cell में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है इसको क्यों अलग से लिख दिया गया है? At least at some stages of the cell cycle. सेल साइकिल के कुछ स्टेजेस तक होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की आरबीसी की, इसका एग्जांपल लेते हैं। जो आपकी मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब न्यूक्लियस नहीं होगा, और हमें पता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए भी नहीं होगा। तब मैच्योर आरबीसी में ये डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। लेकिन जब ये आरबीसी फॉर्म हो रही होती है, यंग होती है, तब तो होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट कुछ सेल साइकिल के स्टेजेस तक तो होता ही है ये जेनेटिक मटेरियल। इट स्टोर्स एंड एक्सप्रेसेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन। भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है और एक्सप्रेस मतलब है यहाँ पे कि वही डिकोड करके, जैसे हमने बताया था ना, जो आपका डीएनए है, इंफॉर्मेशन आपका न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में स्टोर होती है, एटीजीसी। तो ये पर्टिकुलर स्पेलिंग की तरह से कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं, इसी तरह से ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में कोडेड रहती है। अब क्या वो ऐसे ही लिखी रहेगी? नहीं, उसकी डिकोडिंग होगी। इंफॉर्मेशन जिसको भी कोड, जिस भी करेक्टर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगेन सेम एग्जांपल, हीमोग्लोबिन है तो वो डीएनए में हीमोग्लोबिन थोड़ी ना, डीएनए तो आपका न्यूक्लिक एसिड है और जो हीमोग्लोबिन है वो तो प्रोटीन है, तो उसको रीड करके तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो वो बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो गई है। तो एक्सप्रेशन अभी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जीन का एक्सप्रेशन में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल स्टोर भी करता है और एक्सप्रेस भी करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी करेक्टर्स। जितने भी करेक्टर्स हैं बॉडी के, सारी इंफॉर्मेशन इसी जेनेटिक मटेरियल के पास होती है एंड विच कैन बी ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट जनरेशन, दैट इज इट शोज इनहेरिटेबिलिटी। मतलब वो इनहेरिट हो रहा है, आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही है वो इंफॉर्मेशन।
ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा, हमें कोई और इन्फॉर्मेशन है और ये स्टेबल नहीं है, तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास हुई, कुछ का कुछ बन गया, हीमोग्लोबिन बनना था, पता नहीं कौन सा प्रोटीन बन गया। तो इसको केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इसमें जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होने चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी ना चेंजेस हो, थोड़े बहुत वेरिएशंस हो, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल उसके पास खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो, साथ ही साथ इवोल्यूशन भी हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस मैं ये लाइन जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इवोल्यूशन एक दो जनरेशन या 100 सालों में नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, धीरे 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 चेंजेस आते हैं। तो जब पहली जनरेशन को देखा जाता है और जब इवोल्यूशन के बाद जो नई जनरेशन आ रही है उसको देखा जाता है, उसके बीच में बहुत लंबा गैप होता है। इट इज केमिकली स्टेबल, तो ये केमिकली स्टेबल होना चाहिए ये मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इट्स अमाउंट इज फिक्स्ड इन ऑल सोमैटिक सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी की पूरी सेल की, तो मेरी आई की सेल, मेरी किडनी की सेल, मेरी लिवर की सेल, मेरे स्किन की सेल, इवन हेयर की सेल्स, सब में इसका अमाउंट, जेनेटिक मटेरियल जो हमें पता है ऑलरेडी, डीएनए होता है, इसका अमाउंट फिक्स होता है और एक ही जैसा होता है मेरी हर एक सेल में। सोमैटिक सेल में, गेमेटिक सेल में हाफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे दो मदर और फादर साइड दोनों साइड से क्या आते हैं, आपका डीएनए का कंट्रीब्यूशन, क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है। लेकिन सोमैटिक सेल्स, गेमेटिक सेल्स को छोड़ के बॉडी की सारी सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं, उसमें इसका अमाउंट फिक्स होगा। जेनेटिक मटेरियल कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ, ये अपनी कॉपी बना सकता है खुद, एंड कैन मेक इट सिमिलर कॉपी, और सिमिलर कॉपी ही बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिका। सपोज मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लग गई, तो यहाँ पे नई सेल्स फॉर्म होंगी इतनी जगह पे, तो जो नई सेल्स फॉर्म हो रही है, तो जो पहले से बची कुछ सेल होंगी वही तो डिवाइड हुई होंगी अगल बगल वाली। जब वो डिवाइड होंगी तो ऐसा तो नहीं उसकी आधी इन्फॉर्मेशन, हाँ ये लो आधी इन्फॉर्मेशन तुम रख लो, आधी इन्फॉर्मेशन हम रख ले, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनती है। और जब दो कॉपी बन जाती है, तो वो जो सेल होती है दो सेल में डिवाइड हो जाती है, दोनों के पास एक एक कॉपी आ जाती है, मतलब पेयर में कॉपी आ जाएगी। तो जेनेटिक जो मटेरियल है, क्योंकि इसके पास, इसी के पास ही सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये अपनी सिमिलर कॉपीज बना सके। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल हैज एन एबिलिटी टू अंडरगो म्यूटेशन, इसमें चेंजेस भी होने चाहिए, अभी बताया था वेरिएशंस के लिए, एंड रिकॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, जो क्रॉसिंग ओवर से होता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। कुछ तो वेरिएशन हो, सब एक जैसा तो ना दिखे। तो ये आपका जेनेटिक जो मटेरियल है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड देयरफॉर डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है हमको कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में स्टोर होती है, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, या सभी में होता है एक्सेप्ट सम वायरसेस, सब में डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे आप बैक्टीरिया ले लो या फिर ह्यूमंस ले लो, एनिमल्स ले लो या फिर प्लांट्स ले लो। बट कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हमें तो बता दिया गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसको प्रूव किसने किया, किसने बताया, कौन बता के गया, कैसे उसको पता लगा कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्यों प्रोटीन नहीं है, क्यों लिपिड नहीं है, क्यों आपके विटामिन नहीं है, या कोई भी अदर मॉलिक्यूल आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ डीएनए ही क्यों है। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे रिसर्चर्स हुई हैं। तो हाउएवर इन सम वायरसेस, कुछ आपके आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड प्रोकैरियोट्स जिसमें कि डीएनए आपका साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल इन यूकैरियोट्स इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, लिखा भी है, बट इन प्रोकैरियोट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल इज लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है एंड जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स क्या हैं। अगेन, वो मटेरियल जिसके पास इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन करे, दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये स्टेबल होना चाहिए, सेल्फ कॉपीज अपनी बना सकता हो ये, और आपका म्यूटेशंस और रिकॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, वेरिएशंस भी प्रोड्यूस हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज फीचर्स को स्टडी किया। नेक्स्ट, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, हमको पता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे डीएनए की कुछ प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे फर्दर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये जो है आपका पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए की यूनिट्स हैं
एक एक यूनिट से जुड़ती चली जाती हैं तब डीएनए बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसकी यूनिट्स हैं, ये आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। सिमिलरली जो डीएनए है वो भी छोटी छोटी यूनिट से बन के मिलकर बना हुआ है। इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फ्यू वायरस। सब में ही ये जेनेटिक मटेरियल है, कुछ वायरसेस को जोड़ के, और उनमें आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो अभी हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वही प्रॉपर्टीज डीएनए की भी तो होंगी, इसलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट में ही इतना ही रीड कर ले रहे हैं। डीएनए हाईली स्टेबल है, वही प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की पढ़ी, स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन कुछ की कुछ बदल जाएगी। एंड इज द ओनली मॉलिक्यूल दैट हैज कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेट कर पाएगा, अपनी कॉपी बनाएगा, यही प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल की भी पढ़ी थी, और डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल इज हाईली कांस्टेंट। ये जो अमाउंट होता है डीएनए का सेल में कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं एक सेल में दूसरे कुछ अमाउंट है, दूसरी सेल में कुछ अमाउंट नहीं, फिक्स अमाउंट होता है हर एक सेल में जो डीएनए होता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट, along with histone proteins DNA forms the chromatin material in eukaryotes। अब इसको स्टडी करते हैं, व्हाट इज क्रोमैटिन। जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्लेस होता है। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे एनिमल सेल को। हियर इट इज एनिमल सेल को फ्रंट से कट किया, ये सेल है पूरी, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस अब हम अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस है, रेडियस इट इज अराउंड 5 माइक्रोन मीटर। 5 माइक्रोन मीटर बहुत ही स्मॉल साइज है। और माइक्रोन मीटर देखिएगा क्या होता है, जो आपका इस तरह से स्केल में छोटी 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 लाइंस होती हैं, उनके दो छोटी स्मॉल लाइंस के बीच में की डिस्टेंस होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। आप 1 मिलीमीटर के 1000 पार्ट करो, जब 1000 पार्ट कर दोगे उस 1000, ये जो स्पेस है ना, इसके 1000 पार्ट करो और उस 1000 पार्ट में से जो एक पार्ट लोगे वो आपका 1 माइक्रोन मीटर होता है। तो इतनी डायमीटर का आपका ये 5 माइक्रोन के अराउंड का जो डायमीटर का न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 मीटर तक का, लगभग लगभग 2 मीटर का डीएनए अगर जोड़ दिया जाए तो 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट। अब उसको यहाँ पे रखेंगे इतनी जरा सी जगह में, एक तो आ नहीं पाएगा, तो सीधा सीधा तो उसको कॉइल करके रखेंगे। जब कॉइल करके रखेंगे तो क्योंकि ये डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा भाई, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इतना पास पास रखेंगे तो आपका ये रिपेल करेगा, जो नेट चार्ज है वो निगेटिव है, रिपेल करेगा। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप कर दिया गया। पॉजिटिवली चार्ज से ये बैलेंस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, और फिर इसको कॉइल करके भगवान ने इसको न्यूक्लियस के अंदर रखा है। तो ये डीएनए है ये आपका रैप अराउंड होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इनके ऊपर रैप रहता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो प्रोटीन्स इतने बड़े बड़े नहीं दिखते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में ही डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर शो होता है, कॉइल्ड फॉर्म में ही होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अगेन डीएनए का साइज बहुत बड़ा है, उसको कॉइल फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर रखना है, और निगेटिवली चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप अराउंड होता है। उन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए न्यूक्लियस में। और ये किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा। द अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन इज ऑल्सो फिक्स। भाई जब डीएनए का अमाउंट फिक्स है तो क्रोमैटिन का भी अमाउंट फिक्स होगा फॉर अ सेल, एंड इट इज कॉल्ड एज सी वैल्यू। जितना भी डीएनए कंटेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी वैल्यू, जो आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड अराउंड है। और यही जो क्रोमैटिन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यही क्रोमोसोम में के फॉर्म में पैक हो जाता है। तो पैकेज फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन व्हिच इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इट इज नोन एज क्रोमोसोम। Chromatin can be distinguished from non-chromatin material by Phelogen reaction। अब कैसे डीएनए को देखा गया होगा, कैसे क्रोमैटिन को देखा गया होगा, भाई कोई ना कोई तो डाई दी गई होगी, माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को देखा गया होगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं फेलोजन रिएक्शन। इस क्या बोल रहे हैं, फेलोजन रिएक्शन। अब भाई सेल्स थी,
सेल्स को हम लोगों ने इस रिएक्शन को सेल्स में ये रिएक्शंस दी, तो ये जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो रिएजेंट होता है वो सिर्फ क्रोमैटिन से ही बाइंड होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है, राइबोसोम्स भी हैं, तो इनसे ये रिएक्शन बाइंड नहीं होती है। तो ये सब मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन, जो क्रोमैटिन नहीं है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं एक साथ, नॉन क्रोमैटिन मटेरियल। ऐसा नहीं कोई अलग से कोई नॉन क्रोमैटिन कोई मटेरियल है, नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम ये सब किसमें आएगा, नॉन क्रोमैटिन मटेरियल में आएगा। तो आप इजिली जब ये फ्लोरेसेंट रिएक्शन की जाती है तो सिर्फ आपको क्रोमैटिन इजिली विजिबल ऑब्जर्व हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। क्रोमैटिन कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन क्रोमैटिन मटेरियल। ये जनरल आपके कुछ पॉइंट्स थे, नीचे फ्लोरेसेंट रिएक्शन दी गई है, कोई इससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको रीड कर लेते हैं, आपको याद नहीं करनी है। इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, डीएनए को ट्रीट किया जाता है वीक एसिड से, जिससे उसकी माइल्ड हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस के बाद इसको स्किफ रिएजेंट से ट्रीट किया जाएगा। पिंक कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस, अगर ये पिंक कलर देता है तो डीएनए है उस सेल में। अगर मैच्योर आरबीसी ली और उसमें ये कलर नहीं आया क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है, तो जिसमें डीएनए होगा तो ये स्किफ रिएजेंट अगर यूज करेंगे तो पिंक कलर आएगा और इसको इजिली ऑब्जर्व कर लिया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसी को हम लोग फेलोजेन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाई ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, फिर डीएनए हमें पता चल गया कि वो जेनेटिक मटेरियल है। तो कैसे, हमने फिर डीएनए को अलग से ऑब्जर्व किया, हमने मतलब साइंटिस्ट ने जब डीएनए को ऑब्जर्व किया और देखा कि हाँ जेनेटिक मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज है और यही प्रॉपर्टीज डीएनए में ही पाई जा रही हैं, तो क्योंकि ये स्टेबल भी है, अपनी कॉपी भी खुद बना सकता है, ठीक, इसमें कुछ आपके म्यूटेशंस भी होते हैं जो कि आपका वेरिएशंस कॉज करते हैं, इसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। तो जब इसको जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी से इसकी डीएनए की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया कि हाँ ये सारी प्रॉपर्टीज तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में है, तो डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये कंक्लूजन निकल के आया। तो हियर डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, उसके रीजंस फिर से वही सेम है। हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो भी लिविंग सेल होती है, हर एक सेल के अंदर सोमेटिक सेल के डीएनए का अमाउंट सेम होता है, स्टेबल है, अपनी कॉपीज बना सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसके फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट, अमाउंट होता है जो डीएनए का वो हर एक डॉटर सेल में सेम होगा। एग्जैक्ट जो आपकी अमाउंट ऑफ डीएनए एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द पेरेंटल सेल गैमीट्स में जो अमाउंट होता है डीएनए का एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, दो दो कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, वो सिंगल सिंगल बन जाती है क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्रोमोसोम नंबर फिर से वही सेम आ जाता है। डीएनए के पास प्रॉपर्टी होती है अपने आप को रिपेयर करने की। सपोज जिस चीज के पास सारी इंफॉर्मेशन है वो एनी हाउ डैमेज हो गई, तो अब उसको कौन ट्रीट करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन तो किसी के पास है नहीं ना, तो उसके पास खुद सेल्फ की प्रॉपर्टी, वो अपने आप को अपने से ही ठीक कर लेता है। तो डीएनए के पास ये प्रॉपर्टी भी है कि खुद रिपेयर भी कर लेगा अपने आप को। ऑर्गेनल सच एज क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास खुद का डीएनए है और वो अपनी कॉपीज खुद बना लेते हैं और कुछ अपने प्रोटीन्स भी बना लेते हैं। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है उनका। इससे कंक्लूड होता है कि हाँ डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज किया है, जेनेटिक मटेरियल इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो एज सच रहती है। डीएनए सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंटल म्यूटेशंस के लिए, म्यूटेशन सडन चेंज आ जाना न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, जीन के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, तो जो प्रोडक्ट होता है वो आपका अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये सेंसिटिव होता है म्यूटेशंस के लिए इन्वायरमेंटल। ऑल दीज एस्पेक्ट सजेस्ट दैट, ये सारी प्रॉपर्टीज डीएनए में पाई गई और यही सारी प्रॉपर्टीज हमने जेनेटिक मटेरियल्स की पढ़ी थी, तो ये बताते हैं कि डीएनए ही आपका आइडियल जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टार्टिंग में पूरा जो चैप्टर का जस्ट था वो बता दिया गया कि डीएनए को ही अब हमें पढ़ना है डिटेल में, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो भी स्टडी करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे आज की क्लास में। हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ को स्टडी करेंगे, जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ग्रिफिथ ने का जो एक्सपेरिमेंट था उसका कंक्लूजन यही निकला था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्म हुआ था। यहाँ पे वर्ड से ही लग रहा है कोई चीज ट्रांसफॉर्म हुई होगी, वो क्या हुई थी आगे फर्दर देखेंगे।
तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्क्राइब पहले सबसे पहले किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था 1868 में। सिंस देन मेनी साइंटिस्ट हैव एक्सपेरिमेंटली शोन दैट जेनेटिक नेचर ऑफ द डीएनए। तब तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया था कि हाँ जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम लोग को स्टडी करने हैं, एक है एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ एंड दूसरा है एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, जिसको हम लोग ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। पहले हम लोग ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं, देन विल रीड द कंटेंट। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है माइस में। अब इसके दो स्ट्रेन है, एक का नाम है एस स्ट्रेन जो डिजीज कॉज करता है और एक दूसरा स्ट्रेन है जिसका नाम है आर स्ट्रेन रखा गया है, वो डिजीज कॉज नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं जो डिजीज कॉज कर रहा है स्ट्रेन पैथोजेनिक है क्योंकि डिजीज हो रही है, या फिर विरुलेंट स्ट्रेन। इस एस स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या रख सकते हैं, ये डिजीज को कॉज कर रहा है तो विरुलेंट स्ट्रेन। अब विरुलेंट में वायरस ना समझिएगा, ये बैक्टीरिया है। और जो आर स्ट्रेन है ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। अब ये आर और एस किस बेसिस पे दिया गया, जो बैक्टीरिया है जो एस स्ट्रेन वाला है उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है, म्यूकस की कोटिंग है तो ये स्मूथ इसकी सरफेस है। और जो आर वाला स्ट्रेन है इसके ऊपर क्योंकि म्यूकस की कोटिंग नहीं है तो इसकी बाहर जो आउटर कवरिंग है वो रफ है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया है, आर स्ट्रेन। और जिसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है इट इज एस स्ट्रेन। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। दो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, एक एस स्ट्रेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एस स्ट्रेन, डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के। और ये आपका कैसा स्ट्रेन है, विरुलेंट स्ट्रेन है ना, डिजीज कॉज कर रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, विरुलेंट। ये आपका बैक्टीरिया है। एंड जो दूसरा स्ट्रेन है वो आपका आर स्ट्रेन है, उसको इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि रफ सरफेस है, या आर स्ट्रेन है और ये डिजीज कॉज नहीं करता है, माइस में निमोनिया कॉज नहीं होता है, तो ये नॉन विरुलेंट है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एस स्ट्रेन का कल्चर बनाया। कल्चर मतलब एक मीडियम लिया जिसमें ये सारे एस स्ट्रेन है, तो टेस्ट ट्यूब में ये सारे बैक्टीरिया हैं। भाई ऐसा तो नहीं एक पिक करा हाथ से उठाया एक स्ट्रेन दूसरा बैक्टीरिया तीसरा, नहीं भाई मीडियम होगा ना, लिक्विड मीडियम। तो ये आपका एस स्ट्रेन का कल्चर है, इसमें आपका एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया है मीडियम में। अब इसको इंजेक्ट कर दिया इस कल्चर को माइस में। माइस बना लेते हैं, एक छोटा सा बन जाए बस, थोड़ा सा माइस समझ लीजिएगा, माइस। इस माइस में इंजेक्ट कराया किसको, इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को। जब एस स्ट्रेन को बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया तो जो ये माइस है इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इसको दवाई थोड़ी ना जाएगी, हाँ भाई वो डॉक्टर के पास जा रहे नहीं, तो निमोनिया हुआ और इस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो मैं इसको उल्टा बना दे रही हूँ, बेचारा मर गया। तो एस स्ट्रेन से कंक्लूजन निकला कि ये जो माइस है उसकी डेथ हो जाती है। फिर उन्होंने वही चीज दोबारा से दोहराई आर स्ट्रेन को लेके। तो आर स्ट्रेन का कल्चर लिया, कल्चर मतलब मीडियम में लिया, ये तो आर स्ट्रेन मैंने ऐसे बना दिया, मीडियम कल्चर में ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसको इंजेक्ट कराया माइस में, ये अच्छा बन गया थोड़ा सा। इसको इंजेक्ट कराया माइस में, तो ये जो माइस था वो रिमेन्स अलाइव, ये जिंदा रहा, इसको डिजीज नहीं हुई, ये इसकी डेथ हो गई, डेड, और ये लाइव है, लिविंग है। तो ये प्रूव हो गया कि जो एस स्ट्रेन है वो डेथ को कॉज कर रहा है, डिजीज को कॉज कर रहा है, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट। फिर उन्होंने क्या दूसरा आगे 4 बार ये परफॉर्म की, तो दूसरा इन्होंने फिर से क्या किया, इन्होंने एस स्ट्रेन को लिया, एस स्ट्रेन वाले को फिर से लिया इसके कल्चर में, ये मीडियम में लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, लिक्विड में होंगे, एक एक बैक्टीरिया तो उठा नहीं सकते। अब इसको क्या किया, हीट कर दिया नीचे से, इसको हीट कर दिया, ये नहीं मैं बना दे रही हूँ इस तरह से लॉ, हीट कर दिया। हीट करने की वजह से ये जो आपके बैक्टीरिया होंगे इस कल्चर में मर गए होंगे, इसको कल्चर बोलते हैं, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है कल्चर मीडियम। तो ये जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं ये क्या हो गए होंगे, हीट की वजह से इनकी डेथ हो गई होगी। हीट की वजह से बोलते हैं बॉईल कर दो किसी भी चीज को या ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, डेथ हो गई। अब इसको इंजेक्ट कराया गया, फिर से माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस में इंजेक्ट किया गया। जब माइस में इंजेक्ट किया गया ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसको हम बोलेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन।
हीट किल्ड एस स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे हीट से जो बैक्टीरिया था उसको मार दिया गया, तो ये जो माइस था इसको डिजीज होगी ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग है ही नहीं, पूरा डिनेचर हो गया है, तो ये रिमेन्स अलाइव। अब दो कंडीशन मिली, दो कंडीशन क्या मिली जिसमें कि माइस की डेथ नहीं हो रही थी, वो दो कंडीशन कौन कौन सी थी? एक एस स्ट्रेन जब आपको इसको हीट किल्ड कर दिया गया होगा, और दूसरा क्या था? आर स्ट्रेन, इससे भी नहीं हो रही थी माइस की डेथ। तो उन्होंने कहा कि चलो मिक्सचर दे देते हैं, दोनों से ही डेथ नहीं हो रही है, तो जो लास्ट स्टेप था उन्होंने क्या किया, लास्ट स्टेप में जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, इससे भी डेथ नहीं हो रही थी माइस की, और जो आर स्ट्रेन था इससे भी डेथ नहीं हो रही थी माइस की, तो इसको एक साथ मिक्स कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया कल्चर में। मीडियम है, लिक्विड मीडियम जिसमें बैक्टीरिया है, मीडियम, कल्चर बोल दिया, लिक्विड मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, इसको इंजेक्ट किया माइस में। अब उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, मतलब उन्होंने देखा तो उनको कुछ और मिला, लेकिन पहले से आप क्या कहोगे, जब दोनों ही कंडीशन में, जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन दिया था तब भी माइस की डेथ नहीं हुई, जब आर स्ट्रेन दिया तब भी नहीं हुई, लेकिन जब इन दोनों को साथ साथ दिया ना, जब इन दोनों को साथ साथ दिया तो इस माइस की डेथ हो गई, ये जो माइस था इसकी डेथ हो गई, उल्टा बना दे रही हूँ, इसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला इससे, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। व्हाट इज द कंक्लूजन? जो एस स्ट्रेन था, ये जो एस स्ट्रेन था, इसके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने आर स्ट्रेन को बदल दिया, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उसी मॉलिक्यूल के पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो नहीं, उसका वो पूरी तरह से डिनेचर नहीं हुआ था, बैक्टीरिया मर गया था लेकिन वो मॉलिक्यूल बचा था, क्योंकि वो मॉलिक्यूल इस मीडियम में प्रेजेंट था ना, तो वो इसी मीडियम में, आर स्ट्रेन तो लिविंग कंडीशन में था, जो आर वाले स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे वो तो लिविंग थे, तो ये लिविंग वाले के अंदर चला गया, और ये जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? एस स्ट्रेन में, आप बोल सकते हो पैथोजेनिक में, पैथोजेनिक मतलब विरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। यही बताया ग्रिफिथ ने कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है, उन्होंने ये नहीं बताया डीएनए, उन्होंने बताया कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, वही आपका इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है, और यहाँ पर वही मॉलिक्यूल आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से सारे स्टेप्स को। उन्होंने फर्स्ट नंबर पे क्या लिया था? एस स्ट्रेन लिया था, तो एस स्ट्रेन से को जब इंजेक्ट कराया तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कराया तो इट रिमेन्स अलाइव। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, जिसकी वजह से एस स्ट्रेन मर गया, उसको माइस में डाला तो अगेन माइस रिमेन्स अलाइव। तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि चलो एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड वाला था एस स्ट्रेन, और जो ये आर स्ट्रेन था, इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं और माइस में इंजेक्ट कराएंगे, तो दोनों के अलग अलग केस में माइस तो अलाइव था, तो यहाँ पे भी माइस अलाइव होना चाहिए था, लेकिन इस माइस की तो क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई। इसका मतलब एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड हो चुका था, उसके पास कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल था, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जिसने इस आर स्ट्रेन को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो मॉलिक्यूल उन्होंने बोला कि हाँ यही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वो फर्दर इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड किया, तीनों और साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मैकएवरी, मैककार्टी एंड एवरी, इन्होंने बताया था। तो अब कंटेंट को रीड कर लेते हैं एक बार। ग्रिफिथ ने दो स्ट्रेन लिए बैक्टीरिया के, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के, जो कि माइस में न्यूमोनिया कॉज करता है, उसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। एक स्ट्रेन का नाम दिया एस स्ट्रेन, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की लेयर थी, दूसरे का नाम तो स्मूथ था, दूसरे का नाम आर स्ट्रेन दिया, रफ दिया, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस की लेयर नहीं थी। एस स्ट्रेन डिजीज को कॉज करता था, पैथोजेनिक था, या आप बोल सकते हो विरुलेंट था। आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक था, या फिर नॉन विरुलेंट था, या डिजीज को कॉज नहीं करता। ये अलग अलग वर्ड्स अलग अलग बुक में यूज किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंजेक्ट किया ए विरुलेंट बैक्टीरिया, इन ए विरुलेंट बैक्टीरिया जो था माइस में इंजेक्ट किया। ए विरुलेंट कौन सा था? आर स्ट्रेन डाला, पहले हम लोगों ने एसएस ले लिया, कोई भी इसका सीक्वेंस हो सकता है, तो आर स्ट्रेन लिया उन्होंने, तो बैक्टीरिया में कोई भी बीमारी
जो माइस है, नॉट बैक्टीरिया, माइस में कोई भी बीमारी नहीं हुई, डेथ नहीं हुई। फिर उन्होंने विरलेंट वाला दिया, विरलेंट वाला कौन सा था, एस स्ट्रेन था, तो भाई सारे के सारे जितने भी माइस थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद कि अगेन उन्होंने जो आपका विरलेंट बैक्टीरिया था, विरलेंट मतलब एस स्ट्रेन वाला था, उसको हीट किया, तो जो माइस थे वो आपका कोई भी उनको इलनेस नहीं हुई, कोई भी बीमारी नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड विरलेंट वाले मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, एंड ए विरलेंट मतलब जो आर स्ट्रेन था उसको एक साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कर दिया, और सरप्राइजिंगली ऑल माइस डाइड, सारे के सारे माइस की डेथ हो गई। उन्होंने कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, जो उन्होंने ही आइसोलेट बैक्टीरियल स्ट्रेन फ्रॉम दीज डेड माइस। अब ये जो माइस की जिनकी डेथ हो गई थी उससे बैक्टीरिया का स्ट्रेन फिर से निकाला कि भाई ऐसा क्या था कि जब अलग अलग थे उनकी डेथ नहीं हो रही थी, अब उनकी माइस की डेथ हो गई, तो उन्होंने माइस के अंदर तो बैक्टीरिया होंगे ना, बैक्टीरिया के स्ट्रेन को बाहर निकाला डेड माइस से। एंड दीज स्ट्रेन वर कंटेनिंग बोथ विरलेंट एंड ए विरलेंट बैक्टीरिया, इसमें दोनों ही विरलेंट एंड ए विरलेंट बैक्टीरिया दोनों ही थे। तो हमें फोकस किस पे करना है, जो आपका विरलेंट हो गए होंगे। तो ही कंक्लूडेड, अब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि दैट हीट किल्ड बैक्टीरिया वर स्टिल कंटेनिंग सम फैक्टर, जो हीट किल्ड बैक्टीरिया थे उनके पास अभी भी कुछ ऐसा फैक्टर था, वो तो मर चुके थे लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल था जो रिस्पॉन्सिबल था, जो कि आप डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था हीटिंग से। अब आप वैसे डीएनए को हीट करेंगे वो डीनेचर हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर टफ कवरिंग होती है, स्मूथ म्यूकस की पॉलीपेप्टाइड वाली लेयर है, फिर कैप्स उसकी सेल वॉल है, फिर उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो अंदर कंटेंट है। तो जब हीट किया बाहर बाहर से मर गया, एक डीनेचर हो गया, लेकिन डीएनए तो बच गया ना तब भी, तो वो बच गया, हीटिंग में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। और जो ये फैक्टर था वो ट्रांसफर किस में हो गया, ए विरलेंट स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन में ये ट्रांसफर हो गया। अब ये आर स्ट्रेन बदल गए, विरलेंट में चेंज हो गए, तो जब इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू विरलेंट स्ट्रेन। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, विरलेंट स्ट्रेन में हो गए ना आर स्ट्रेन वाले। तो दिस वॉज डिस्क्राइब्ड एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, किससे हो गया, जो एस स्ट्रेन था उसके अंदर एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल, अभी हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता था वो मॉलिक्यूल डीएनए है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल था जो कि हीट करने के बावजूद भी बच गया, और वो एस स्ट्रेन को उसने चेंज कर दिया विरलेंट वाले। इसको हम लोग ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड जो सब्सटेंस, ये देखिएगा, जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस समय नहीं पता था डीएनए है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लिओड लेटर ऑन विद देयर एक्सपेरिमेंट, ये जो तीन साइंटिस्ट हैं 1944 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे, इसी को ही आगे एक्सटेंड किया कि बताया कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जिसका नाम रखा था ना, जिस मटेरियल का नाम जो ट्रांसफर हुआ था एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में था वो डीएनए ही था। ये किसने प्रूव किया, मैककार्टी, एवरी एंड मैक्लिओड ने। तो ये कैसे किया, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था। दिस सजेस्ट दैट डीएनए वाज कंटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर विरलेंस, इसका ये सजेस्ट होता है, इससे ये सजेशन मिलता है या ये बताता है कि जो आपका जिसके पास पैथोजेनिसिटी थी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी थी या कैपेबिलिटी आप बोल सकते हो, वो किसके पास थी, डीएनए के ही पास थी। ठीक, पैथोजेनिसिटी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज पैथोजेनिसिटी, वो डीएनए के पास ही है। Thus, Griffith experiment clearly proves that DNA is the storehouse of genetic information and it acts as a genetic material। ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को जब फर्दर इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्सटेंड किया था, उससे प्रूव किया था कि जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। So this is all about today's lecture.